नया दौर के साथ मैं हूँ ज़ुनैरा असर। महंगाई के बारे में लोग तो बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये था 2 रोज़ पहले तक कि इतना भी कोई मसला नहीं है कि पहिया जाम ही हो जाए। मेरे ख्याल है आज जो शटर डाउन था उसको देख के शायद उन्हें एहसास हुआ हो कि मामला काफ़ी संगीन है, महंगाई से आम आदमी इफ़ेक्ट हुआ है। अगर इस दौर में कोई रिस्पॉन्स कर रहा है किसी शटर डाउन कॉल को, इसका मतलब है कि वो उतने मायूस हैं, उतने तंग हैं कि उन्होंने अपना हिस्सा डालना मुनासिब समझा इस हड़ताल में। आज बहुत मेजर एरियाज़ जिनका मैंने खुद चक्कर लगाया, हर जगह लाहौर में मार्केट बंद थी, और उसके अलावा डिफरेंट जगहों से जो न्यूज़ हमने गैदर की है उसमें पंजाब बार काउंसिल ने भी हड़ताल की हुई थी, डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल, शकरगढ़ बार के वकला जो हैं वो भी अदालत में पेश नहीं हुए, सवाबी में वफदा ऑफिस के सामने अवामी एहतजाज हुआ, एंड यू नेम इट, तकरीबन हर जगह यही हाल था। अब मसला ये कि बदतरीन महंगाई में रिलीफ मांग रहे हैं लोग बड़ी क्लैरिटी के साथ, कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे डायरेक्टली किसी और एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पॉश एरियाज़ की बात कर रही हूँ, किसी और एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड है, वहाँ पे भी जिनको लोग पॉश एरियाज़ समझते हैं लोग बाहर निकले हुए थे, विच सिंपली मीन्स कि गरीब से गरीब आदमी इनफॉर्मल इकॉनमी में जो रहते हैं उनसे लेके मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। और महंगाई कभी रिवर्स नहीं होती, तो लोग जो एक रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ कहाँ से आना है, किसने देना है? गवर्नमेंट भी नहीं है, ये निगरान बैठे हुए हैं और उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। हु इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस कॉल? क्योंकि अगर रोज़ाना ऐसे होने लगा तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी फॉर एनी गवर्नमेंट टू हैंडल। मलिक साहब, महंगाई कभी रिवर्स नहीं होती, हमने तो यही सुना है, यही देखा है, लोग रिलीफ मांग रहे हैं, किधर को जाना है? ज़ुनैरा, असल में अगर आप डाटा देखें तो आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ होता है तारीखी, हर चीज़ तारीखी हुई है। ये मैं समझता हूँ इतनी बड़ी लॉटरी निकली है अपना शहबाज शरीफ की ये 3 हफ्तों में कि मैं समझता लगता है कि वो एक बड़ा ही खुशहाल दौर था। और उससे पहले जब मैं पीटीए की हुकूमत देखता हूँ वो तो मुझे लगता है फ्री दौर था। कुछ स्वीडन में रहते थे, 3 हफ्तों में आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 300 रुपये पे पहली दफ़ा पाकिस्तान में डॉलर गया, पहली दफ़ा पाकिस्तान में 300 से ऊपर लीटर पेट्रोल गया, 30% आपकी महंगाई है, 50% आपकी महंगाई है खाने पीने की चीज़ों की। आप यूँ अंदाज़ा लगाएं, 2 दफ़ा, ये मैं सिर्फ निगरान हुकूमत का टाइम आपको बता रहा हूँ, 2 दफ़ा आपने रेलवे के किराए का इजाफा किया है, LPG जो गैस है, पेट्रोल है, उसमें आपने इजाफा कर दिया। और चीनी का रिकॉर्ड हुआ है 190 पे किलो पे चली गई। मतलब एक आप कहते हैं ना, चले जी पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने पे रिलीफ है, नहीं खाने पीने पे जाएं, घरों पे आप। मैं अभी एक छोटी सी चीज़ देख रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा का फ़र्क क्या है। आपको पता है अमेरिका में जो पेट्रोल है वो गैलन में होता है, तो 5 रुपये का गैलन का मतलब है 1 लीटर $1 का। तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत क्या है, 1 है जो अमेरिका में है डॉलर में, मगर मेरी पर कैपिटा कितनी है, $1500 पाकिस्तानी कमाता है। अमेरिकन की एवरेज कितनी है, $67,000। तो आप देखें जो लोग डॉलर में कमाते हैं वो उतने पे जो आप पाकिस्तानी रुपए में कमाता है, ये बंदा डॉलर में खरीदता है। और अब बाकी की कहानी मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं आपको बात क्रक्स निकाल सकता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो महंगाई है ना, ये 75 साल तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है जो 3 हफ्तों में हुई है। नहीं, लेकिन ये रुकती तो नजर नहीं आ रही, ये बढ़ेगी। अभी तो पार्टी ये शुरू हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि 400 को डॉलर टच करेगा, 400 को पेट्रोल टच करेगा, और अभी से लोगों की बस हो गई है। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, ना मैं मलिक साहब से मुत्तफिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो ये हुकूमत है, इनका एक वाज़ेह एजेंडा है गुर्बत मुकाओ मुहिम का, और इसमें मुझे लगता है कि ये जिस तरह काम कर रहे हैं इनमें कामयाबी होगी। और जिस तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जब गरीब नहीं रहेगा तो गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये गरीब मुकाओ? हाँ, तो गुर्बत जब भी मुकेगी ना, जब गरीब नहीं रहेगा, ओके, तो फिर गुर्बत मुक जाएगी। अदरवाइज़ जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो ये है कि लोग ज़िंदा रहने का जवाज़ तलाश करते फिर रहे हैं। लोग खून थूकते थूकते मर रहे, फाकों से उकता के मर रहे हैं। इन लोगों के पास जीने का कोई जवाब नहीं रहा। आप कहते हैं मैं मायूसी फैलाता हूँ, आप कहते हैं मैं अपनी आंखों से लोगों को जब मरता देखूंगा, मैं अपनी आंखों से लोगों को एड़ियाँ रिगड़ते देखूंगा, माओं को अपने बच्चों को सीने से लगा के उन्हें झूठे दिलासे देते देखूंगा, मैं वो लोग जो सुबह से शाम तक बाज़ारों में और जगह जगह काम करते हैं और घर रात को आते हैं और खाली हाथ आ जाते हैं, तो सोचा कभी कि 24 घंटे उन घर के लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी?
ये वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि जनाब अली इतनी महंगाई नहीं है जितनी वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए महंगाई नहीं है ना, आपको तो सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, आपको कौन सा कमा के कुछ करना पड़ रहा है। आप आए हैं इंटर्नशिप वजीर आजम बनने और उसके बाद आप उसके पूरे मराद भी ले रहे हैं। मसला तो मेरे नहीं है, मैंने जो ख्वाब चुने थे 1947 में, मैं तो उन ख्वाबों की कीमत पे कर रहा हूं। मेरा बाप घर को लुटा के अपनी अपनी सारी चीजें छोड़ के इधर आया था, तो वो इसलिए आया था कि उसकी औलाद जो है यहाँ पे ये देखती फिरे कि मैंने 2 वक्त की रोटी कैसे खानी है, वो ये सोचती फिरे कि मैंने सुबह जिंदा रहना है या नहीं रहना। और ऊपर बैठे हुए लोग टाइयां लगा के बाबू साहब और बड़े महल में बैठ के एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के ये कहने वाले कि जनाब अली कुछ जाता है तो चला जाए, क्या हो जाएगा, महंगाई कौन सी होगी, तुम निकलो एक दफा आओ, आप जाओ क्या नाम है सिंध के गोठों के अंदर, आप जाओ पंजाब के गांवों के अंदर, आप जाओ बलूचिस्तान के दूर उस्तादा उसमें, वहां पे आप बलूचिस्तान रहते हो, कभी आपने जाके देखा है कि वहां पर लोगों को साफ पानी भी नहीं मिल रहा होता। इनसे ज्यादा किसको मालूम होगा, क्या मालूम होगा। मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग रटूत होते हैं जिनकी जिंदगी खास किस्म के स्टीरियोटाइप चीजों में गुजर जाती है। ना इन्होंने कभी अवाम को देखा, ना ये अवाम के कभी करीब बैठे, ना इन्होंने कभी अवाम की तकलीफों को महसूस किया। इन्होंने तो फैशन में गुर्बत नहीं देखी, इन्होंने तो वो सफ़ा आगे निकाल देते हैं जिस नावल में गुर्बत का जिक्र आ जाए। इन्हें क्या पता 24 करोड़ अवाम की जिंदगी कितनी मुश्किल में, आपने 300 से ऊपर पेट्रोल। पानी पिला दो काफी। आज मैंने बहुत पानी रखा आपके लिए, मुझे पता था राना यार पानी मुझे मालूम था, ये लीजिए उतनी देर में काफी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने पानी दिया है ना जी, मैं पानी पी लूंगा, आप भी मुझे पिला देंगे, कल हम 400 लेकिन ना कोई एक चिल्लू भर पानी उन हुक्मरानों को भी दे दें जो वो ये देख के डूब मरे कि किस तरह लोग भूखे मरे। आपकी बात से इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ज़्यादा ना ब्लड प्रेशर में हाई में देखती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे ही प्रोग्राम में कोई ब्लूपर ना हो जाए, तो फिर इसलिए मैं ज़रा आपको काम डाउन करूँ। मुस्कुराहट आ गई है, मैं कर्ज करूँ। देखें, जब दिल पे चोट लगती है ना तो उसकी तासीर शक्ल पे भी नज़र आती है। हम प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं ना, हम मलिक साहब में हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। हम एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के पाइप और सिगार लगा के सोचने वाले लोग नहीं हैं। हम भाटी की गलियों से गुजरते हैं, हम तंगो तारीख इलाकों से गुजरते हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को, ये अभी बाहर निकले नड्डा बाजार चले ना, जाके देखें फुटपाथों पे कैसे मजदूर बैठे हुए, कैसे उनकी जिंदगियां तबाह हुई। आज तो हमने खुद, हम उनको नहीं उस पे देख के हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजाक एक तरफ, वी विटनेस्ड इट टुडे। लाहौर में सबसे जो मसरूफ इलाका है, उन इलाकों में आप जाएं, सारा शटर डाउन था। इट्स नॉट इजी। ताजर एक दिन भी, ये लाहौर के ताजर के लिए मशहूर है, वो एक दिन भी नहीं अपना फालतू, 1 घंटा भी नहीं अपना फालतू अपने कारोबार का नुकसान करता। बट दिस इज़ सीरियस। आज सारी मार्केट्स बंद थी, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसने भी कॉल दी थी, आई डोंट केयर किसने कॉल दी है, लेकिन दिस इज़ समथिंग लीडरलेस एंड समथिंग दैट इज़ लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स किसने देना है और क्या देना है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है जो मेरे लिए हम ले नहीं रहे। इस मतलब मैं कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा, जमाते इस्लामी 2 से 3 से 4 MNA नहीं उनके होते, उनकी कॉल पे ये देखो पॉइंट समझो। पॉइंट ये है कि आपकी ये मुल्कगीर हड़ताल हुई है, कराची, कोयटा, लाहौर आपके बड़े शहर हैं, यहाँ पे बड़ी हड़ताल हुई है और जुज़वी हड़ताल पेशावर बाकी शहरों में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के लोग सियासी तौर पर बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं रही कौन क्या कह रहा है। अब इतना बड़ा मसला महंगाई बन गया है, जिंदा रहना डेफिनेटली मसला बन गया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान के 25 करोड़ में से 21-22 करोड़ लोग जो है उनका जिंदा रहना मसला बन गया। उनके लिए बहस खत्म हो गई है कि नून होगा, बल्ला होगा, बकरा होगा, बकरी होगी। उनको ये इतने बड़े धाके पड़ गए हैं उनके ऊपर, एक अजाब बन गया। मैं भी थोड़ा सा राना छोटा सा बन जो, मैं ये 2-3 बिल देख रहा था, मुझे आप बता दो कि मैं एक लफ्ज़ है डाका डालना, एक बंदे की, जो मैंने पर्सनल केसेस आपको बता रहा हूँ, 994 का यूनिट का बिल है और वो बिल है 42,353 रुपए का। एक बिल आया 34,000 का बिल, कैलकुलेट किया 16,000 उसमें टैक्स है। एक बिल आया 782 यूनिट का, बिल कितना है 48,000 का है, उसमें 28,000 रुपये के टैक्स है। यानी कि दुनिया में मेरा ख्याल है कोई महकमा वापटा नहीं होगा जो इस तरह का ढाका डाले। जब आप इस तरह डिफरेंट टैक्स आगे सुने, IMF के कहने पे एक टैक्स जो आपने पेट्रोल पे लगाया वो 60 रुपए लेवी है, 60 रुपए का एक टैक्स। और जब कोई फैक्ट्री जो बनाती है
ना रिफाइनरी जो होती है 228 रुपए का लीटर पेट्रोल बनता है, आप कितने का ले रही हैं? 311 का। यार मुझे बता दे, मुझे तो लगता है कि रियासत तो माँ होती है, रियासत तो मेरे लिए खिदमत करने आई है, मुझसे प्यार करने आई है। ये तो मुझे लग रहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा मुनाफा लेने वाला बंदा आपका ये हाल नहीं करेगा। आज वैसे तो हर तरफ बात हो रही थी क्रिकेट की, लेकिन यकीन करें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये लिखा हुआ था कि क्रिकेट देखते हुए और एंजॉय करते हुए हम गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के हालात नज़र आ रहे हैं। पर्सनली किसी बाज़ार में जाएं, एक आम गत्ता बेचने वाला साइकिल पे जो पीछे गत्ता बेच रहा है, कागज़ बेच रहा है, उससे पूछें उसका बिल कितना आया, उसके घर में क्या होगा? एक पंखा, 2 बल्ब, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000। एक बाबा जी झाड़ू बेच रहे थे, कितने झाड़ू बेच लेते होंगे? हम प्रोग्राम से पहले यही बात कर रहे थे। उनका बिल पूछें 16,000। 16,000 अगर उन्होंने बिल देना है तो उन्होंने खाना कहाँ से है? उन्होंने स्कूल तो छोड़ दें, अब तो बाकी बातें, ये तो लग्जरी लग रही है कि बच्चों ने स्कूल जाना होगा, ये वो। और दूसरा जो उनका प्राइड शैटर हुआ था, उनके चेहरे पढ़ने वाले थे। एक घर का ओनर जो होता है, बच्चे उसको देख के समझते हैं ये हमारा गार्डियन है, ये हमारा प्राइड है, हम इसके साथ महफूज फील करते हैं। जब वो उसको रोता हुआ देखेंगे, उन बच्चों पे क्या गुजरेगी? दिस इज़ बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी, दिस इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको यहाँ तक ले आए हैं। अगर आप मुझे इससे आप बता दें आगे कैसे जाना है। वो जो शेर है ना कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। इन लोगों ने डायरेक्टली लोगों के हौसले तोड़े, वो भरम तोड़े। जो एक बच्चा अपने बाप को ही देख के ये समझता है कि ये मेरे तमाम मुश्किलों में मेरे साथ खड़ा होगा, इन्होंने वो भरम तोड़ दिए। इन्होंने उन घरों के तकद्दुस को ख़त्म कर दिया जहाँ बेटियाँ बहनें घरों के अंदर अपने आप को सेफ समझती थी, वो बाहर निकली हैं। आप जाएं खाना खाने किसी होटल के ऊपर, देखें कैसे कैसे सफ़ेद पोश, कैसे कैसे चेहरे आपके पास भीख मांगने आएंगे। आप कहते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात याद रखें, जो आज की हड़ताल है ना, ज़रूरी नहीं बंदे थे कान थल्ले ही वजह थे उन्हें समझ आए। उनको ये समझना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है कि लीडर लेस जब वो आता है ना तो वो बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि उसकी कोई एक समत नहीं होती, वो किसी समत भी चला जाता है। इन्हें इस बात को समझना होगा, ये जो इनके महल चुबारे, ये कोठियाँ, बंगले, ये जहाज़, ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा, इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपनी तारीख में देखा है कि मार्कोस को जूते पहनने का मौका नहीं मिला था, रज़ा शाह पहलवी को इतना मौका नहीं मिला था कि वो अपने कपड़े ही उठा सकता। मैंने दुनिया को भागते हुए देखा है। मैंडा, वो क्या नाम थी फिलिपीन वाली, मैंने उसको देखा है कि किस तरह लोगों ने उसको उस मुल्क से भागने पे मजबूर किया था। इस तरह ना करें। ये मुल्क हमने हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दे के निकाला और ये मुल्क कायम रहेगा। अच्छा, इंशाल्लाह इस मुल्क में आप देखिएगा, इस मुल्क में सब कुछ होगा। अच्छा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कम से कम एक ओनरशिप और कनेक्टिविटी डेवलप कर लें। आप रोज़ ना, मैं पिछले वज़ीर आज़म की भी बात करूंगी, ना आप रोज़ 5 लाख का सूट पहन के आएँ, ना महंगी टाइयाँ लगा के आएँ, ना लोगों को बताएं कि हमारे पास इतना है और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो झूठ का पलंदा सारी उम्र लोगों ने देखा है, इलेक्शन भी हो जाए, कौन आएगा, क्या नारा लेके आएगा, क्या मंशूर लेके आएगा? मुझे तो फ्यूचर में पॉलिटिक्स खत्म होती नजर आ रही है। मैं इसको थोड़े और एंगल से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा जादू हो शहबाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ के पास, कि यार हम अपना इमेज किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को $2 बिलियन दें, हमारा इमेज ठीक कर दो। 3 हफ्ते में जो लॉटरी निकली है ना, उनका डिस्कशन ही खत्म हो गई है। पूरा पाकिस्तान खड़ा था, दोबारा भी तो ना मैं वो उधर ही आने लगा। पूरे 16 महीने में पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बन रहा था, लो जी ये सागदार था, ये डॉलर को कंट्रोल करेगा। ये बड़ा कहते थे जी तजर्बाकार अब आ गए हैं, ये कहते थे जी ये तो अंडर 19 की टीम है, जो PTA की जो छतरोल हुई है 16 महीने। मैं कहता हूँ 3 हफ्ते में मैं सोच भी नहीं सकता मेरे जैसा बंदा, जो हम क्योंकि अखबारी जर्नलिस्ट लोग हैं, साफ हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो सबसे पहले जो पोलिटिकली इस सारी सूरत हाल का गेन जिसने किया वो है PMLN। नंबर 2 उसकी वजह क्या है, मैं बताने लगा ना, जब
आपने 9 मई और हो पड़ गई पीटीआई पे, वहां तो लग गया क्रॉस, ठीक है, कहानी गई, वो तो आपकी लॉटरी निकल आई। दूसरी लॉटरी आपकी ये निकल दी, ये जो 3 हफ्ते नहीं, लेकिन ये उन्हीं की कंटिन्यूटी है, उनको हु केयर्स, एंड दिस विल कंटिन्यू। वो तो जान निकाल दी है। मैं और ये कोई इत्तेफाक से नहीं हो रहा, ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा। ये जो आपको मैंने पहले भी कहा था, ये जो उन्होंने जाते जाते अपना डिजिटल मरदमशुमारी का रफड़ डाला था ना कि इसको लंबा करो, क्योंकि उनको चाहिए कि निगरान जितनी देर रहेंगे, जितने ये फैसले करेंगे, उससे लोग हमें भूलना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है, ये पावर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, यहाँ तक इंटेलिजेंट है, यहाँ तक आएगी। लेकिन इन्होंने ही वापस भी आना है, कोई नए लोगों ने तो नहीं आना ना। पीपल्स पार्टी नून लीग के पास क्या नारा होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगी ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग, और निगरान फिर भी कह सकते हैं कि हम तो सिर्फ कंटिन्यूटी दे रहे हैं, जो कुछ हुआ था साइन उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हमारा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बाकी लोग तो फिर IMF को झूठ बोलते हैं, फॉलो नहीं करते, तो फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं। इनके पास फिर भी रीज़न मौजूद है। नून लीग के पास क्या रीज़न है? देखिए, नून लीग के पास एक रीज़न है कि वो इस मुल्क के बालादस्त तबके के ज़ेर नगी काम करने को फ़ख्र से बताते हैं। मैं तो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूँ, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं। एक हद तक ही लाडले रह सकते हैं ना, डिलीवर करना पड़ेगा लोगों को। कि मैं तो वो एक बंदा डॉक्टर के पास गया, जाके उसने कहा जी मैंने आज दावत थी, मुफ्त का खाना था, मैंने बहुत खा लिया, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। तो उसने कहा कि आप वो हाजमे की गोली खा लेते। तो उसने कहा इतनी गुंजाइश होती तो और खाना ना खा लेता मैं। तो ये वो लोग हैं जो राजी खानदी मस्तियों का शिकार हो गए। देखे ना, शहबाज शरीफ का है बरतानिया, डार साहब का है बरतानिया, नवाज शरीफ साहब का है बरतानिया, जरदारी साहब का है दुबई। नहीं, ये सिर्फ इस कीड़े मकोड़े मखलूक के ऊपर हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस स्टीरियोटाइप सिस्टम के अंदर जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब एक तरह ऐसे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे को बॉल पास से अन करते हैं, कहते अच्छा अब तुम ले लो। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, पीपल्स पार्टी, और वो क्या था चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप एक बारी लेंगे, एक हम लेंगे, और आपकी बारी हम तंग नहीं करेंगे, हमारी साड़ी यारी तुसी तंग ना करना। कोई ये कोई वालों कुड़ियों वंडी दी शाय ले जाओ, कोई ये वो वंडी दी शाय है? वंडे की शाय समझते नहीं ना आप किसी हद तक? अच्छा, तो वंडी की शाय है कि जी ले जाओ, आ जाओ, खा जाओ। ये मुल्क 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। आप मुझे कहती हैं मैं मायूसी की बातें करता हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि तमाम चीज़ों के बावजूद आप देखिएगा कि यही मुल्क सर्वाइव करेगा, यही मुल्क बड़ा बनेगा। उसके लिए हमें एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत। हम क्या करें, पेशेंट जो है वो आईसीयू में पड़ा है, उसको कार्डिक प्रॉब्लम भी है, उसे असाबी प्रॉब्लम भी है, उसे हो जाएगी सर्जरी, कौन करेगा ना? यही तो बहस कर रहे हैं। अभी आपने जो बातें की वो मैंने कहनी थी वो आपने की, और मुझे समझ आ गया कि मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा है। नहीं, वो गाइड भी तो करो ना, सर्जरी किस तरह होगी? ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। आप एक्सपोज हो गए, ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हम इस पेशेंट को ना एक डिस्प्रिन देके कहते हैं हम इसका इलाज कर रहे हैं। इसका इलाज डिस्प्रिन नहीं है, इसका इलाज मेजर जराही है। वो कह रहे हैं कौन करेगा? हाँ, अब आ जाए कौन करेगा। मैं वही बात आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि बचें उस वक्त से कि अचानक जब इस सारे मोब में से कोई एक ऐसा उठेगा जो बहुत ज़्यादा वो खराबी पैदा कर देगा। उससे पहले बेहतर है कि आप इस अवाम को, ये जो भूखी अवाम है जो उकता के फाकों से उकता के मर रही है, किसी दिन उसने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली तो तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं। तो बेहतर यह है कि उन्हें रास्ता दो। बिल्ली को भी दीवार से लगाओ ना तो वो हमला कर देती है। आप तो 24 करोड़ लोगों को दीवार से लगा रहे हो और ऊपर से उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हो, कह कहे लगाते हो। अच्छा, और वो जो बातचीत में सुन रही थी हमारी जो वज़ीर ख़जाना है वो भी कह रही थी और लोग भी कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, रिलीफ की बातचीत चल रही है IMF से। वो पता चला वो रिलीफ ये है कि ये जो बिल है ये किस्तों में दे दें। ठीक है, अच्छा, अब अगर बिलों को किस्तों में देने के लिए भी IMF की परमिशन चाहिए तो फिर ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? अच्छा, एक तो मैं बड़ी देर हो गई राने को मैंने तंग नहीं किया, वो राना साहब फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कहा वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग है। तो मुझे भी एक चेयरमैन साहब याद आ गए PTA के, वो कहते थे कि जनरल बाजवे से बड़ा जमहूरियत परस्त मैंने लीडर नहीं देखा। फिर जो लफ्ज़ 3 साल मैंने सुना मेरे कान पक गए, वन पेज सेम पेज। तो ये इस मुल्क का पता नहीं है, राने को पावर स्ट्रक्चर नहीं पता। इस मुल्क में अगर आपने इस्लामाबाद में हुकूमत करनी है तो दूसरा कोई तरीका नहीं, ये पहले हमें तंग करने के लिए कहना। नहीं तो अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है तो फिर तो चेयरमैन, तो फिर आप जेल में जाएंगे ना। ये बस लीडरशिप की बात फरमाई थी ना। तो मैंने बताया कि जो एक बहुत बड़ा एक लीडर यहाँ बनता है उसका ये कोडेड वर्ड है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जनरल बाजवा से ज़्यादा कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं देखा जो जमहूरियत परस्त हो, इंटेलेक्चुअल
ब्लैक यूरो वगैरह वगैरह एंड वगैरह। Okay. अच्छा, अब जो आप, Fair enough. अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जो आप बात करनी है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस पॉलिटिकल कल्चर में जो आप जो हालात बनाते जा रहे हैं वो मुझे लगता है सारी फेवरेबल बनते जा रहे हैं PMLN के लिए। और ये नवाज शरीफ की जो पावर पॉलिटिक्स है उस पर वो बिल्कुल सही निशाने लगा रहा है, एक एक चीज़ पे, एक एक चीज़ पे बड़े निशाने लगाए, गरीब को मार दिया, ये कौन से निशाने तो हैं? गरीब तो मर रहा है यहाँ पे, हमेशा से मरा हूँ कि नहीं, क्या उनकी वो आगे उनकी पावर पॉलिटिक्स में लोग कहीं हैं? लोग यहाँ पे हैं। डू यू थिंक के पासन में लोग मैटर करते हैं? यही तो मैं पूछ तो रही हूँ नवाज शरीफ को इस बात का पता है ना कि जो तुम्हें नहीं नवाज पता। शरीफ की पॉलिटिक्स में पावर, आप उन्हें बड़ा जीनियस बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। जीनियस नहीं, उस पावर पॉलिटिक्स के बादशाह में जो बाय द वे कभी कभी जरदारी हो जाते हैं सब पे भारी, फिर पता चलता है नवाज शरीफ हो गए भारी। इन दोनों भारी भरकम पहलवानों में किसी को अवाम का ख्याल है? मैं इनको कम से कम मुझे ये पता है कि ये सब की एक ही गेम है। उनमें वो इसलिए सक्सेसफुल है कि वो ज़्यादा पावर मैकेनिक्स को समझता है, वो इस रियासत के निज़ाम को समझता है। बारी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। वो इस तरह का जज्बाती नहीं कि अपना करके अपनी पार्टी को भी तबाह कर ले, सबको भी गिरफ्तार करा ले, भाग जाते हैं, दो आज भाग जाते हैं। तो ये लड़ाई में मैं एक फिक्रा दे दूं, देखें आपने फैसला ये करना है कि आपने इनडिफरेंट होना है, आपने फिजिकली भुट्टो की तरह एलिमिनेट हो जाना है और टॉक शो में डिस्कस होना है कि आपने पावर का हिस्सा रहना है। वो पावर का हिस्सा रहता है। अब आप बात करें। देखें, मलिक साहब ने अभी जैसे फरमाया कि मुझे पावर डायनेमिक्स का नहीं पता, इनका तकब्बुर देखें इन लोगों का। ये आम आदमी को जो माइंडसेट रखते हैं इसी तरह का। नहीं, मैं मतलब रखते हो तो मैंने नहीं पता वैसे, नहीं, लेकिन आपकी बातों से तो यही लग रहा है। लेकिन ये अंदाजा करें कि आम आदमी को नहीं पता कि हमने कैसे दिल जीतने होते हैं। वो कह रहे हैं निशाने लगा रहे हैं, तो मैंने कहा निशाना अवाम पे डायरेक्ट। कि बात ये है कि कासिम के अब्बू ने जो कुछ भी किया वो भुगत रहे हैं, ठीक है, और उन्हें भुगतना होगा, कानून के सामने उन्हें भुगतना होगा। लेकिन कासिम के अब्बू ने तो किसी को कोठी बना के दे के वजीर ख़जाना नहीं बने थे। कासिम के अब्बू ने तो किसी को ये नहीं कहा था कि ये मेरा रूहानी बाप है जिसने आइन बनाने वाले को फांसी दी थी। कासिम के अब्बू ने तो ये नहीं कहा था कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूँ। ये कासिम के अब्बू ने तो ये नहीं कहा था नवाज शरीफ की तरह कि जी मैं जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने मुझे निकाला और अंदर खाते उनको वोट दे दिया। ये कासिम के अब्बू थे। कासिम के अब्बू ने जो किया सब रियासत से टकराया, उसको सजा मिल जाए, ठीक है ना, उसने अपनी गलतियों की सजा भुगतनी है। लेकिन कासिम के अब्बू ने ये तो कभी नहीं कहा कि ज़ियाउल-हक आए तो उसकी कुर्सी, ज़ियाउल-हक ने कहा कि यार मुझे खांसी हो रही है, तो उनका आप ना खांसे मैं खांस देता हूँ आपके हिस्से का, ठीक है। कासिम के अब्बू ने तो ये नहीं किया, ठीक है। आप एक कासिम के अब्बू का एक जुमला तो आपको बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जनरल बाजवा ने तो ये भी कहा कि शहबाज शरीफ मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि मेरी किसी बात से वो इनकार नहीं करते थे। अच्छा, 4 years ऑफ कासिम के अब्बा वर्सेस 30 years ऑफ नवाज शरीफ। नहीं, गेम बराबर। ये भी तो गेम कैसे बराबर है? नहीं देखिए, क्योंकि मलक का कहाँ चिट्टा है ना। नहीं मुझे बताओ, इसलिए गेम बराबर है कि मलक का कहाँ चिट्टा है, उसका एक सवाल का जवाब दे दो। हर हाल में चिट्टा है। चलो आज थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं प्रोग्राम का। मुझे बता दो, कोई डेमोक्रेटिक सोच जस्टिफाई करती थी कि पीटीए एक्सटेंशन दे बाजवा को 3 साल की? सबने दी। तो फिर सारे मैच बराबर है, मैच बराबर क्या है। महमूद अयाज सब मेरा आर्गुमेंट नहीं, आप मेरा आर्गुमेंट नहीं समझ रहे। मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे एक ही गेम के खेल खेलते हैं, ये सारे प्लीज करते हैं ताकतवर लोगों का क्या करना है। मेरा जवाब वहीं कोई नहीं दे रहा। पीपल आर आउट, पीपल आर आउट। लोगों का किसने सोचना है? कौन आ रहा है अगली हुकूमत में जो आके कहेगा कि मैं हूँ मसीहा? इन लोगों का 2 जुमले अगर आप इजाजत दें। अच्छा, बोलते आप दोनों ज्यादा हैं और मुझसे इजाजत मांगते रहते हैं। देखें, ये भी हम एक बात साबित करते हैं कि एक तो हम ख़वातीन का दिल से एहतराम करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि आप इस शो की होस्ट हैं तो हम आपको ये बार बार बताते हैं कि आप होस्ट हैं, क्योंकि आप अक्सर भूल जाती हैं। आप इतनी लंबी बात करती हैं कि मुझे बताना पड़ता है। होस्ट नहीं हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह तजियाकार भी हूँ, मैं सहाफ़ी भी हूँ। आपने मुझे क्या समझा? नहीं, आई एम प्राउड कि आप एक सहाफ़ी भी हैं। अदरवाइज साढ़े वर्गे विंगे चिब्बे मुंह वाले सहाफ़ी हैं। आप जैसी कोई 2-3 अच्छे चेहरे आए हैं तो सहाफ़त पे भी ज़रा रौनक आ गई। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मलिक साहब ने जो अभी बात की कि जी सारे एक से ही हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे एक से हों। ये सुन लें, एक बंदे ने कहा और सुना भाई संता सिंह की हाल है,
उसने कहा तेरी खोती नहीं मर गई सी। उसने कहा यार मैं तुझसे कह रहा हूँ की हाल है, तू कह रहा खुद कहता गले चो गल निकल आती है। तो भाई मलिक साहब गले चो गल कड़ लेंदे ने। अदरवाइज ये कि मैं तो बता रहा हूँ, जिस शख्स ने इस मुल्क के आइन देने वालों को फांसी लगाई, नवाज शरीफ साहब उसे कहते थे ये मेरा बॉस है, मेरा रूहानी बाप है, और फिर वो भुट्टो को कहते थे कि ये भुट्टो अंग्रेजों के कुत्ते निलाने वाला है, इसने मुल्क को तोड़ा। ठीक है ना, एक आमिर के साथ खड़े होके, फिर एक जनरल को कोठी बना के देके वजारत ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों में फर्क तो करे। लेकिन रोंदी ना पाओ नहीं, लेकिन अब इन्ना रोंदी ना पता अल्लाह ने इन्ना रंग गोरा दिता है, इन्ना खूबसूरत तानू पाया। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि मुंह काला होंदा बेईमान दा माही मेरे रोंद ना मारी, मैं ध्यान आया जिंद जान दा पानी पी मेरा। अच्छा राना साहब, लेकिन नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गए, हशरियाती हो गए, नजरियाती हो गए। ठीक है, अब वो नजरियाती हो गए हैं, अब उनकी अगली नस्ल आने वाली है। आपको लगता है जो अगली नस्ल आएगी वो कोई आवाम के साथ कनेक्ट करेगी? मेरा आज के प्रोग्राम में सवाल यही रहना है। देखिए वो किस तरह कनेक्ट करेंगे, जो उनकी पॉलिसी है। मैं आई एम नॉट देयर स्पोक्समैन, हमारा काम है कि जो हमें नज़र आ रहा है वो बताएं, वो क्या प्लान कर रहे हैं। पहली तो बात ये है कि वो बड़े आराम से ये जो 16 माह को ना अपने पे डाल ही नहीं रहे। वो कहते हैं ये तो जनाब इत्तेहादियों की हुकूमत थी। नहीं, ये आप समझ रहे हैं, ये 100% उनका काम है। नहीं, आप कह रही हैं ना, डार साहब तो प्राउडली कह के गए कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करता, मैं आपको उनकी खबर दे रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। आई एम नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आई एम सेइंग इज, लेकिन आपके दिल में थोड़ा सा हमदर्दी का गोशा है जरूर उनके लिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा मोटा क्या तो क्या मैं सब शर्माओ ना, नहीं इतने प्यारे लगे आप शर्माते हुए, अल्लाह की कसम। एक दफा फिर ऐसे शर्मा के कह नहीं आप चलो मैं शर्मा ऐसे ना कह। कल से यार मेरा दुपट्टा भी ले आ देना, कल ले आ देना। मैं जो बात शो में दुपट्टा नहीं है, नहीं शर्म आनी शुरू हुई तो फिर पाना पे रुमाल अपनी जेब से निकालें। कल कोशिश करूंगा ये सर पे ले लूंगा। अच्छा अब खबर क्या है? खबर ये है कि देखें वो उन्होंने वो जो फेस है ना इस मुल्क का, वो बनना गरीब आवाम के लिए है। रोना धोना वही है, दुकान वही है जो राणे ने नहीं एक ही इस पॉइंट रोंदे रहो गरीब आवाम गरीब। उसने भी यही करना है। वो क्या करना है, उसने प्लान ये बनाया कि मैंने काम शुरू करना कि एक था पाकिस्तान 2014 पे, उस वक्त मैं था वज़ीर आज़म, डॉलर था 65 रुपये का, पेट्रोल था 60 रुपये का, चीनी फ्री थी, आटा फ्री था, नमक फ्री था। पाकिस्तान में हर बंदा कह रहा था मैंने स्वीडन नहीं जाना। हर बंदे ने कहा जी कि मेरे तो महल बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब गाड़ियाँ रुक रही थी। सुनते जाओ ना, तो 1 मिनट मुझे दे दो आप प्लीज़। उसके बाद जनाब 5 बंदे इकट्ठे होते हैं। एक का नाम जनरल फैज़ है, एक का नाम जनरल बाजवा है, एक का नाम इमरान खान है, एक का नाम अपना साकब निसार है, और एक खोसा साहब है। ये 5 बंदे हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान का जो गरीबों के लिए मेरे इतने प्लान थे वो सारे तबाह बर्बाद कर दिए। तो वो कहानी यहाँ से शुरू करेंगे, गरीब के साथ ज़्यादती की इन 5 लोगों के मैं हीरो हूँ, मैं तुम्हें बचाने आऊँ, ये आइडिया। ठीक है, और मतलब अगर उनका ख्याल है कि ये कहानी बिकेगी तो अल्लाह करे बिक जाए, वो आ जाए, कोई प्लान है तो दे दें, लेकिन इन लोगों के लिए कोई हल निकाल के दें। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें चेहरों से हम इर्रेलेवेंट हो गए हैं, पार्टीज से हम इर्रेलेवेंट हो गए हैं, हमें सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट भी और अब तो एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, हमें सस्टेनेबल लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द। लोग रोते हुए नहीं चाहिए, लोग परेशान नहीं चाहिए, खुदकुशियाँ नहीं चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, ये इतना बड़ा बैगेज, इसके साथ अपनी इलेक्टोरल कैंपेन्स ये लोग कैसे करेंगे, लोगों को फेस कैसे करेंगे? क्योंकि 13 की 13 जमातें प्लस पीपीपी जो आराम से ये कह के साइड पे हो जाती है कि हम कोalition का हिस्सा ज़रूर थे, यानी कि सारे पर्क्स, सारे प्रिविलेजेस और अपना CV लेके पूरा जो दुनिया का चक्कर बिलावल भुट्टो ने लगाया वो सब एक तरफ, लेकिन हम उनका हिस्सा नहीं थे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड डिसीजन मेकिंग में। तो ये किस फेस के साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस आएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात करना चाह रहे थे कि क्या होगा आने वाले इंतखाबात में। ऐसा नया नारा, मैनिफेस्टो उन्हीं पुरानी पार्टीज़ के पास जो कि ये सब कुछ करके गई हैं और अब उसी का एंटीडोट भी हमसे एक्सपेक्ट करेंगी कि हम उनसे मांगें। बट उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि वाइल सारी जो सेंट्रल लीडरशिप है PTI की वो या जेल में है या हाइडिंग में है,
परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, पूरा क्रैकडाउन है ऑन पीटीआई। बट अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है तो वो आज असद उमर को मिला है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। ख़बर ये है कि तकरीबन अदालत ने 5 मुकदमात में असद उमर को डिस्चार्ज कर दिया है और पुलिस ने ये कह दिया कि इन केसेस में वो मतलूब ही नहीं हैं और वो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थाना सरवर रोड के हैं, 3 रेस कोर्स के हैं और एक थाना गुलबर्ग जिसमें 9 मई की तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो उनको इन मुकदमात से जो डिस्चार्ज किया गया है ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक एक रिलीफ किस लिए और क्या आने वाले टाइम में ये जो क्वेश्चन सबके माइंड में था कि कौन लीड करेगा, जैसी भी बचेगी पीटीआई उसको, क्या असद उमर इज़ द वन। और ये मैं राना साहब आपसे इसलिए पूछूंगी कि शाह महमूद कुरैशी का ज़्यादा नाम आता था सामने असद उमर के साथ साथ, लेकिन अब क्योंकि साइफ़र का मुकदमा उनके ऊपर भी है तो वो भी मेरे ख्याल है डाइसी हो गया है थोड़ा सा। असद उमर आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए मुझे मैं एक तो अभी आपसे ब्रेकिंग एक चीज़ शेयर करूँगा। Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये 2 समत से हो रहा है। एक ताकतवर तबके की तरफ से जैसे असद उमर को वो मिल रही है रिलीफ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असद उमर जैसे जो लोग हैं वो मुकामी सतह के तो बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं लेकिन वो नेशनल सतह के लीडर नहीं हो सकते, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है और एक्सेप्टेबल टू द पार्टी भी नहीं है। वो भी तो एक इशू है ना। अदाकार नन्हे से एक दफ़ा कहा कि पीटीवी में कि आप खबरें पढ़ दें, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ देता हूँ लेकिन यकीन कोई नहीं करेगा। तो असद उमर जो मर्ज़ी कर लें कोई यकीन नहीं करेगा। अब आ जाए जो मैं आपको खबर देने लगा हूँ। देखें आपने कल हमने इस पर गुफ्तगू की कि परवेज़ इलाही साहब को जिस तरह अदालत से बाहर गिरफ्त पकड़ा गया, फिर जिस तरह उन्हें डाल के ले जाया गया, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से अटक जेल पहुँचाया गया। अगर उन्हें जेल में ही रखना था तो वो लाहौर जेल में भी रखा जा सकता था। अदालत का काम नहीं मानना तो नहीं मानना, फिर आप लाहौर जेल में भी रख सकते, आप उन्हें अडियाला भी ले जा सकते थे। लेकिन अटक जेल ही क्यों गए और इतने एहतमाम से कि उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा के, आपने कभी हिस्ट्री में ऐसा सुना है कि किसी मुलजिम को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाए और उसे जेल पहुँचाया जाए? अब क्यों पहुँचाया गया? मेरी इतलात ये है कि परवेज़ इलाही साहब कुछ ऑप्शन लेके और पीटीआई के कायद के पास गए, कासिम के अब्बू के पास। ठीक है, नहीं लेकिन वो गए नहीं, वो तो ले जाए गए। वही मतलब उत्थे गई बेड़ियाँ जिथे गए मिला तो वो उन्हें वहाँ पे ले जाया गया। अब ये वहाँ जाके जो ये उनको 2-3 ऑप्शन हैं ये कासिम के अब्बू के सामने वो रखेंगे, उनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गाते फिरेंगे कि आशिकान तो मुखड़ा लुकान ली, सजना ने बुआ के चिक तान ली। कप्तान को चिक नहीं तानेगा और उनको मिलाने का एहतमाम भी होगा, वॉक शॉक करते ये वो। वहाँ पे कुछ 2-3 ऑप्शन कासिम के अबू के सामने रखे जाएंगे। क्योंकि आपकी बात में वज़न इसलिए है कि अगर उनको और कोई एक्सेप्टेबल नहीं था चेयरमैन पीटीआई को, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई डिसीजन भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने साबित किया अपने आप को पीटीआई का एसेट तो वो परवेज़ इलाही। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही में एक कैपेसिटी है पार्टी चलाने की, वो शाह महमूद कुरैशी में भी नहीं है, उनमें भी नहीं है। ये परवेज़ इलाही के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो पार्टी चला सकते हैं। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि आज ये ना एक बयान वकीलों के हवाले से कासिम के अबू का है कि उन्होंने कहा कि जी मुल्क की उसके लिए मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं ना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, आपने अपने हाथों से असम्बलियाँ गवा दी, अपने हाथों से असम्बलियाँ तोड़ दी, असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, फिर आप उन्हीं के पीछे भागते फिरे। ठीक है ना, तो सब कुछ लुटा के अब आप कुछ भी करें, अब आपके हाथ में ट्रेन नहीं रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 2-3 अच्छी टिकटें लेके ना वो परवेज़ इलाही साहब गए और आने वाले दिनों में आप कोई ना कोई देखिएगा कि ब्रेकिंग चीज़ सामने आएगी। अच्छा, इसको 1+1 अगर कर लें तो असद उमर का जो आज का 5 मुकदमात से इकट्ठा डिस्चार्ज होना है और जो ये खबर दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। असद उमर विल नॉट बी रेडी टू वर्क अंडर परवेज़ इलाही, और परवेज़ इलाही बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, वो सबको लेके चल सकते हैं, उनसे ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, पहले ये जो आप बात करी, मैं अपना कमेंट बाद में करूँगा। हो क्या रहा है?
हो ये रहा कि शायद आपको हम भूल जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, और परवेज़ इलाही के हमेशा जरदारी साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत रहा है, पर्सनल रिलेशन रहे हैं। अगर आपको याद होगा जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था कि मैं हुकूमत में आने लगा हूँ, फिर रात को इनको याद आया मैं नहीं आना, वो उसके पीछे भी जरदारी था। तो इनको ये एक PTI के अंदर एक तबका है जिसमें असद उमर भी शामिल है कि अगर वो तो उनको नज़र आ रहा है केसेस की तो एक 200 की लिस्ट है, तो 200 की लिस्ट का मतलब अगर 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन होते हैं तो चेयरमैन तो फारग हुआ। तो वो ये चाह रहे हैं कि कहीं चेयरमैन की वो जो मर्दानगी है कि नहीं बाज नहीं आना, मैं डरता नहीं हूँ, तो वो कहते हैं भाई ना डरो, तो ज़्यादा फ़ायदा तो नून को चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की भी वो एक लंबी कहानी, उधर में नहीं जाना चाह रहा। पीपल्स पार्टी ने एक थॉट ये शुरू किया है, इस पर अपना लतीफ़ खोसा, इस पर एतजाज़ एहसन, और ये हिट कर रहे हैं PTI को वाया परवेज़ इलाही कि आप इस तरह करें कि ठीक है हम कहीं ना कहीं साइलेंटली इकट्ठे आते हैं, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो ये तो सारा मैदान ले जाएगी, नून ले जाएगी। ये इस पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए असद उमर बहुत पहले बचपन में उनको छोटा सा नन्ना मुन्ना वज़ीर आज़म बनने का शौक था, और उन्होंने हमेशा जो ताकतवर पाकिस्तान में हु मैटर्स ना, वहाँ अपना CV बड़ा खूबसूरत हाथों पर लिख कर रखा है कि मैं सुबह उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सीरियल खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो वो ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। मगर जो मैं इस पर अपना क्रिटिसिज्म करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको एक एनालिसिस भी दिया, खबर भी दिया, मगर मेरा ख्याल है वो जो कहते हैं ना, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान की एक ही मसला है कि हिस्ट्री से सीखता कुछ नहीं है। इस मुल्क ने नहीं सीखा कि यहाँ वोट फ़र्द के होते हैं। चेयरमैन से मेरे जितने मर्जी इख्तलाफात हो, एज ए सिटीज़न मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं। ये आप मेरी बात लिख लें, आप 10 असद उमर ले आएँ, आप 25 असद उमर ले आएँ, आप 70 कुरैशी ले आएँ, 70 परवेज़ इलाही लाएँ, जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, वोट उसी का ही है। नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये कुछ नहीं, 0 जमा 0 होगा। ये भी तो हो सकता है कि जिसको चेयरमैन कह दें, हाँ कह दे, वो और बात है, हाँ। वोट उसी का है। देख रहे एक छोटी सी बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 79 में गया, कितने साल हो गए, मगर जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर इस दुनिया से गई, सबसे बड़ा काम किया हुआ कि बिलावल भुट्टो के जरदारी के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगाया जाए। ये कौम बड़ी और तरह की है, ये वोट जो सारे चेयरमैन उसके, ये जितनी मर्जी सियासतें कर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कल हमने मनाजिर देखे परवेज़ इलाही को इतना डिफेंड करते हुए लतीफ़ खोसा साहब के, और वो साथ थे, ही वाज सिटिंग बिसाइड हिम, हाँ साथ थे, डिफेंड भी कर रहे थे, कोर्ट में भी मुस्तकिल केसेस लड़ रहे हैं। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल बात हुई पीपल्स पार्टी में कि उसमें जो एतराज़ हुआ कि एतजाज़ एहसन क्यों PTI के इतनी साथ देते हैं, तो लीडरशिप ने कहा जब हमें एतराज़ नहीं है तो आपको क्या एतराज़ है। तो अगर इस सारे केओस की बेनिफिशरी नून लीग बनती है, तो क्या आप PTI और पीपल्स पार्टी को फ्यूचर में कोएलिशन ऑपोजिशन कम से कम देख रहे हैं? देख रहे हैं, ये तो हो गया हुआ है उनके दरमियान, और ये अब की नहीं, पिछले कुछ दिनों से उनके दरमियान एक खामोश राब्ता और मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ ने उनके साथ बड़ा हाथ कर दिया है, ओके, और वो ये समझते हैं बाप पार्टी भी नहीं मिली, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी अलग हो गई। वो ये समझते हैं कि हमने दोनों ने मिलके एक खीर पकाई थी और हम आधी खानी थी, लेकिन ऐन मौके पे मियाँ साहब ने उन्हें जनाब अली वक्की पे कोनी मारी, तो और वो साइड पे हो गए। वही समझते हैं कि अब अगर कोई रास्ता ना रहा तो नून लीग बहुत शद्दोमत से वापस आएगी, ताकत से आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बकौल माई लव मलिक साहब के उन्हें पावर कॉरिडोर के अंदर सलूट करना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, पीपल्स पार्टी अच्छा क्या ठीक है, पीपल्स पार्टी ने PTI से खामोश राब्ता किया है, और आप देख लें इलेक्शन के हवाले से दोनों की बातें एक सी हो गई हैं। अभी आज मुझे खबर कंफर्म कर लीजिएगा, हम भी कर लेंगे कि अभी कुछ दिन घंटे पहले पीपल्स पार्टी के खातून रहनुमा के सिंध के अंदर घर छापा पड़ा और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पैसे बरामद हुए। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। कल रमेश कुमार, हम खबरें सुन रहे हैं कि नैब एक दफ़ा फिर गियर अप कर रही है बहुत बड़े पीपल्स पार्टी के लिए, उसमें नून लीग का नवाज शरीफ फैक्शन भी है। देखिए पाकिस्तान की टिपिकल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पावर पॉलिटिक्स में कहते हैं जैसे आप कहते हैं वक्फा ज़रूरी है, तो नवाज शरीफ मजबूरी है। गेम इस तरह खेली है कि हर तरफ से वही नजर आ रहा है, और बल्कि वो बड़ा मजेदार काम भी शुरू हो गया कि अरब के भी जो लोग हैं उनको भी एक ही बंदा अरब को छोड़ें, कामरान टिसोरी उनके पास गए पैसे, तो वो भी देख ले। नवाज इस भाई
फ्यूचर प्लान ही वो सारा वो बना रहा है। अरब के लोगों से मुल्क से क्या मुराद है? बिल्कुल। जरा ये बड़ी अच्छी बात बता रहे पहले हैं। सीधी बात है। टेसोरी पे फिर हाँ, देखो क्या- जिस अरब ममालिक क्या सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस तरह का आपने मुल्क पाकिस्तान बना दिया ना इकोनॉमिकली, ये आपको बैरूनी इमदाद के बगैर आप चला ही नहीं सकते। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो ये मुल्क उसी को मिलेगा किराए पे कुछ महीने के लिए, साल के लिए, जो 4 पैसे लेके आएगा। तो हमारा जो अजीम लीडर है ना, जो कायद-ए-आज़म सानी भी अपने आपको कहते हैं, 25 दिसंबर की वो कहते हैं उन्होंने पर्ची बनाई है पैदाइश की, उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि बाहर से पैसे भी लेके आने। अच्छा, इससे ना ये कह रहे हैं कि वो जो पिछले दिनों कुछ सहाफ़ी कह रहे थे कि दोस्त ममालिक की ख्वाहिश है कि यहाँ नून लीग की हुकूमत हो, ये आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं? मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं प्रूव कर रहा हूँ। आप बता दें, जब से Endorsement हमारा से एक step जब आगे। से एक बीमार आदमी हमारा जिगर अपना नवाज शरीफ गया लंदन गया, आपका। चलो मेरा कर लो, जी। मेरा जाने जिगर कह लो, जी। मुझे बताओ वो कितनी दफ़ा अपना कतर कतर गए सऊदी हैं, अरब सऊदी। यूएई गया कि यहाँ पे से ऊपर वो से तो गुजर गया उम्रा जा हज यहाँ करने गए नहीं थे। नहीं उम्रा हाजी यार, इस तरह अच्छा? की बात ना करें। वो आपका पर्सनल होता है, अगर आप जाए कर रहे हैं, कौन किसी का हक है किसी के उम्र पे बात करे, वो बात नहीं हो रही। आप जाते हैं, आपको स्पेशल प्रोटोकॉल मिला इस ये बार। मैं इनसे बात निकलवाना चाह रही अच्छा, थी देखें, कि बात ये है- वो इरेलेवेंट होके भी रेलेवेंट हैं। मैं अर्ज करूं ना, तो फिर विनर इसका है, मतलब मजबूरी है है आपकी। कि हर चीज ऑर्केस्ट्रेटेड है। फिर ये मैं हम अर्ज करूं। ऐसे ही लॉज लगे हुए मैं होते हैं, इससे इलेक्शन ना- मैंडेट। आपने जो बात कहलवानी ये कॉमेडी थी, शो शुरू जो कर दो, मैंने पॉलिटिक्स बंद भी कर दो। उनसे सुनना चाह रहा था, इससे एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ये एक बात साबित हो गई, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कि आपका सीवी अगर सऊदी अरब में जमा होना है या क्या यूएई में जमा होना है या चीन में जमा होना है, तो फिर ये क्या ड्रामा करते हैं, वोट को इज्जत दो। ठीक है, आप ख़त्म कर देंगे ड्रामा। और अगर आपको उन्होंने बाहर तो से ही खत्म कर भेजना दिया। उन्होंने है, वैसे अच्छा खत्म दूसरी कर दिया। चीज़, उन्होंने तो खत्म कर दिया अच्छा खत्म दूसरी उन्होंने। चीज़ ये कि मैंने कल भी कहा था कि अगर रियासत अपनी आवाम को कोई रिलीफ देना चाहती है और वो ये कहती है कि आईएमएफ नहीं देने दे रही, तो फिर रियासत की सॉवरेनिटी जो है वो क्वेश्चन हो रह गई? जाती है। ठीक है, इसी तरह मलिक साहब की जो बात है अगर हम मान लें, तो फिर अगर गैर ममालिक की ख्वाहिशों पे हमने वज़ीर आज़म रखने, तो हमारी 24 करोड़ लोगों की क्या इज्जत है? हमारे 24 करोड़ लोगों का जो वो है कि जमहूरी हक, जमहूरियत तो खैर है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि रियासत, ये जो मलिक साहब का जुमला बड़ा बार बार कहते हैं, रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो क्या रियासत ने 24 करोड़ लोगों को ईदी के झूले से उठाया है? क्या हम सुतेले हैं? ये अगर 24 रियासत मुझे एक माँ मिनट की देना तरह है होती है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सऊदी अरब यूएई चीन के कहने पे वज़ीर आज़म रखना है, तो फिर बेहतर है चीन का एक चंगा जा बंदा लिया के फीना जा मेरे वर्गा लिया कहते बिठा दो, कसमें कोई ना कोई बेहतर कर ये देगा। इनडायरेक्टली अपना सीवी फ्लोट कर रहे हैं मैं कि एक मिनट ले भी- सकता हूँ जी, आपसे? जी। ये हमारा जो भाई है ना, ये बड़ा प्यारा भाई है और बड़ा, मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूँ, उसके जो दिल में दर्द है, मगर इसको लगता है हिस्ट्री को पता नहीं। 2006 में सेक्रेटरी राइस, जिसको वज़ीर ख़ारजा बोलते हैं, अमेरिका की, लिख दिया कि जनाब अपना जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर की 2006 में मुलाकात हमने अबू धाबी में करा दी थी। तो ये फैसला हो गया था कौन वज़ीर आज़म बनेगा। ये मैं उस खातून की बात कर रहा हूँ जो जिनको हम शहीद जमहूरियत कहते हैं। आगे चलते हैं, मुझे आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि नवाज शरीफ को यहाँ कौन ले गया 10 साल के लिए, कौन वापस ले आया। मुझे आज तक नहीं मतलब पता कोई ले कि- जाते, कोई नहीं नहीं छोड़ मेरा जाते, सुन तो जाओ ना, इतने मुझे आज मासूम तक है नहीं वो। पता चला कि लिबनान का वज़ीर आज़म कहाँ से आ गया, खरारी कहाँ से आ गया मुआहदा कराने के लिए। तो आपको अगर ये पाकिस्तान की सियासत में ये पता नहीं कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो फिर आपको पाकिस्तान की सियासत करनी पड़ेगी। नहीं पता तो उनको सब है, वो कहीं ना अलहदा हाँ, तो बात है। good boy ना बट 24 करोड़ की जो बार बार बात होती है, ब्लूमबर्ग में और डिफरेंट जरीदों में इस वक्त कॉम्पिटिशन चल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सरपास कर जाएगी चाइना को, और वो पॉपुलेशन को अपना बहुत बड़ा एसेट समझते हैं, अपना एक इकोनॉमिक डिविडेंड समझते हैं कि इतने स्किल्ड लोग आएंगे, इतने टेक में लोग आएंगे, ये होगा वो होगा। हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, मुस्तकिल बढ़ रही है, हमारे यहाँ वो डिविडेंड क्यों नहीं बनती? इकोनॉमिक डिविडेंड, टेक इंडस्ट्री, स्किल लेबर, हमारे यहाँ क्यों लोगों को बाहर जाके ही नौकरियाँ करनी पड़ती हैं? अगर पॉपुलेशन के बेस पे चाइना ने राइज़ किया और यहाँ तक पहुँचा है कि आज वो ट्रेड वॉर में है विद द यूएस, तो भारत भी वहीं पहुँच रहा है, हम भी वहीं पहुँच रहे हैं। ये फ़र्क क्या है कि हमारी आबादी बढ़ती है तो हम परेशान होते हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है तो दुनिया कह रही है कि दिस इज़ द एशियन सेंचुरी। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
एंड वी आर बैक। बात हो रही थी पॉपुलेशन की, तो हमारी इतनी पॉपुलेशन अगर ये इंडिया की स्ट्रेंथ हो सकती है, अगर ये चाइना की स्ट्रेंथ हो सकती है, तो हमारी यूथ सिर्फ लैपटॉप्स के लिए रह गई है? नहीं ज़ुनैरा, असल में आप एक बात समझो, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ तब होती है जब उनके पास स्किल हो, जब उनके पास कोई चीज़ बेचने की एम्प्लॉयमेंट देखें आप, उसमें आप उनको लैंग्वेज सिखाएं। एग्जैक्टली, ये मैं आपको कह रहा हूँ। चाइना जो इंडिया है ना, उन्होंने अपने लोगों को इन्वेस्ट किया है। 70s में आईटी पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था। 80s में उनका जो इंदिरा के ज़माने में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बना दी थी, ये आज नहीं हुआ। 60s में आपकी पैदा होने से 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मलेशिया का सबसे ज़्यादा बजट पता कहाँ जाता था? प्राइमरी एजुकेशन पे। 60s में उसका फ्रूट उन्होंने 50 साल पर लिया। अब आते हैं मुल्क पाकिस्तान पे। यहाँ का हुक्मरान ऐसा, मैं कहता हूँ, झूठ बोलना, अल्लाह माफ़ी दे, में अल्लाह ही माफ़ कर सकते हैं जितना हम झूठ बोलते हैं। 8-9 हज़ार अरब के करीब हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। ये है पाकिस्तान। 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। उसमें 3,000 रुपये जो ना आपने कर्जा देना है, सूद देना है, 3,000 चला गया। आगे 3,000 आप में खड़ा है IPP से, कटो मेरा कर्जा, जो 3,000 हो गया, 6 हो गया, 2,000 आपने अपने दिफा पे नहीं लगाना, फौज नहीं रखनी, मुल्क को इज्जत नहीं रखनी। आप चौथी मुझे कोई चीज़ करके दिखा दें। पाकिस्तान इज़ वन स्टेट जिसके पास पाकिस्तान के लोगों की तालीम के लिए, सेहत के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़ीरो है। ये दुनिया के हालांकि बेसिक पिलर्स हैं। लास्ट में यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो 5 स्टार है। मैं लोअर का एक हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा जी आपने कौन सा कमरा लेना है? मैं कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा अगर नहर को चाहेंगे तो उस पर 5,000 ज़्यादा होगा, अगर नहर की तरफ नहीं जाएंगे तो 3,000। यहाँ तो बिजनेस है सारा। आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे, हम काम के लोग नहीं बना के दुनिया को दे रहे। तो आज जो क्रिकेट में हमारे यंगस्टर्स थे, उनकी तो फिर बड़ी हिम्मत है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए, होता यह है कि ऐसे सिस्टम में 12, 13, 20 लोगों का कहीं पहुँच जाना। देखिए, बात यह कि एक बात तो हम में है कि उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। पाकिस्तानियों ने ये साबित किया। भारत ने हमारे ग्राउंड्स को वीरान किया और प्रोपेगेंडा करके ये साबित किया कि शायद हमारे यहाँ खेलना ख़तरे वाली बात है। हमने भारत के मैदानों में जाके पाकिस्तानी परचम को लहराया है। हमने भारत के मैदानों में जाके कौमी तराने की आवाज़ बुलंद की। किसी दौर में वेस्ट इंडीज़ का बड़ा हुआ था, माइकल होल्डिंग, कॉलन क्राफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स, जूल कॉर्नर। फिर पाकिस्तान का एक एरा है जब हमारे पास शुएब, वकार, वसीम है। अब फिर हम पूरी दुनिया जो है इस वक्त हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक के एरा में ज़िंदा है। एक तरफ से शाइन शुरू होता है, दूसरी तरफ से नसीम शुरू होता है, फिर हारिस आता है। हमने साबित किया कि हम जफाकश लोग हैं, हमें अपना हिस्सा लेना आता है, अपने आप को मनवाना आता है। आप जितनी मुश्किलें खड़ी करोगे हमारे सामने, हम उन मुश्किलों को ठोकर मार के अपने आप को साबित करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम जाबिर हुक्मरानों, जालिम बेहिस हुक्मरानों के अंदर मुस्कुराना सीख सकते हैं, तो ये तो कोई चीज़ें ही नहीं है। तो आज वैसे इंडिया बाल बाल बच गया, शर्मिंदगी से बच गया, बारिश हो गई और वो उसको एक सेफ साइड मिल गई। अदरवाइज़ पाकिस्तानी बॉलरों ने ये साबित कर दिया था कि ये जो पोरस के हाथी हैं, वो उसको देख लें, वो क्या नाम है, बड़ा बैट्समैन बनता है, ओपनर भी, और वो फिर उसके बाद वो भी है, मुझे तो नाम मलिक साहब भूल जाते हैं, शर्मा, कोहली, उन सबको उन्होंने कोलू के बेल की तरह जो है ना आगे हाँक दिया। तो मैं समझता हूँ कि वेल डन पाकिस्तानी टीम, नो डाउट, वेल डन शाहीन। उसने अपनी बॉलिंग से बताया कि उसको खेलना इतना आसान नहीं है। बाकी ए कोड़ी दा मैदान, फिर पकड़ लेंगे उन्हें, जहाँ नजर आएंगे फिर वैसी एब्सोल्युटली। लेकिन ये बस एक सबूत है छोटा सा कि ये इन लोगों की कोई ख़ास, हमने इन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं है, कोई अपनी एनर्जी आउटलेट के लिए लोगों के पास, बच्चों के पास, यंगस्टर्स के पास जगह नहीं है, लाइब्रेरीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो दूर की बात। उसके बावजूद ये 12-15 कुछ लड़के जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो इमेजिन अगर सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो तो इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, क्या नहीं हो सकता। आई विल सी यू टुमारो।